Hello students, this is my second lecture on equilibrium. If you haven't watched my first lecture, then please go and watch that lecture. This lecture contains all the information about equilibrium constant, like about the relation between Kp and Kc, how we can write Kp and Kc, what are the conditions for Kp and Kc. So please enjoy this video. देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है अपने पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपको एनसीईआरटी आर्टिकल 7.3 में मिलेगा। ये दिस लॉ वाज गिवन बाय मैक्समिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वागे। अब ध्यान से सुनना लॉ होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखी हुई है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इस लॉ ने बोला कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट रहेगी वो इन दोनों रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। समझ में आपको। अब बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे तो इस बैकवर्ड रिएक्शन रेट होगी, तो वो उस बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से हो गए, ये सी और डी हो गए। तो सी और डी के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट की इक्वल होगी। देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे अगर आप रियल लाइफ से अगर आप रिलेट करो, जैसे अगर मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आपको कुछ भूख लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप 30-40 रुपये से कुछ खा लोगे। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और फिर आपको भूख लगेगी तो आप थोड़ा और महंगी जगह जाके खाओगे, है ना। कुछ 100-200 रुपये कुछ खा लोगे आराम से, फिर भी स्टेबल फील करोगे। मान लो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, तब आप 100-200 रुपये का नहीं खाओगे, फिर आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा कुछ खाना खाओगे, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो उसमें क्या रहता है, तो क्या हुआ आपके पास, जब आपके पास पैसा ज़्यादा था तो आपने ज़्यादा स्पीड से खर्च किया, फिर जब पैसा कम होता गया तो आपने कम स्पीड से खर्च करते गए। सिमिलरली यहाँ पे है, जब रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, जब रिएक्टिव कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्पीड से आगे जा रही है रिएक्शन, है ना। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई तो ये कम स्पीड से आगे जाती गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है ना। तो स्टेटमेंट लिखते हैं अपन इसका, आप भी कॉपी में लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of forward reaction is proportional to product of active masses of the reactants। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलूँगा तो प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी। एक्टिव मास क्या होता है ये आपको मैं थोड़ी देर बाद आगे एक्सप्लेन करूँगा, है ना। अभी देख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर बोलेंगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, के एफ ए इंटू बी हो जाएगा, है ना। जहाँ पे के एफ जो है ना, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं या रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालूं तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अब बताओ रिएक्टेंट्स कौन से हैं, सी और डी हैं, तो सी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। यहाँ पे के बी क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बोलेंगे ना। तो अपन देखो यहाँ पे लिखेंगे वेयर के एफ एंड के बी आर वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे इनको, रेट कांस्टेंट, है ना, फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। वेरी गुड। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम की, है ना, अगर मैं बोलूँगा एट इक्विलिब्रियम बोलूँगा तो मैंने अब क्या था, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इक्वल कर देंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड को मैं अगर इक्वल करता हूँ तो क्या आता है, के एफ, देखिए के एफ ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा, के बी सी और डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो के एफ अपॉन के बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को।
ठीक है। अब देखो के एफ भी एक कांस्टेंट है, के बी भी एक कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों ही कांस्टेंट को हटा के इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दूंगा जिसका नाम होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए एक बार, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, है ना, देखो इसके बाद देखो कि अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, के एफ अपॉन के बी, इसको बोल दिया के इक्विलिब्रियम, और ये हो गया है सी डी अपॉन ए बी, है ना। और यहाँ पे के बी क्या था, के इक्विलिब्रियम क्या था, के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब ये बात काम की है, हुज वैल्यू ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ध्यान से बात सुनो, ये जो के इक्विलिब्रियम है ना, ये केवल और केवल टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ध्यान दो, फिर से बात समझ लो कि के इक्विलिब्रियम जो होता है ये प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का, और ये के इक्विलिब्रियम केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ, कोई रिएक्शन दी है मैंने आपको, ऐसे अगर बोलूँ 2A + B गिव्स C + D, आपसे बोला जाए कि चलो इसका आपको के इक्विलिब्रियम लिखना है, तो मान लो यहाँ पे 3 कर दिया मैंने, है ना। तो के इक्विलिब्रियम देखो क्या हो जाएगा इसका, C × D, है ना, C × D, और ऊपर क्या हो गया यहाँ पे, इसका नोमिनेटर 3 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो चला जाता है पावर के अंदर, और नीचे क्या आ जाएगा, A × B, और A का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा पावर के अंदर, तो ये इसका के इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप एक रिएक्शन का और लिखो, देखो के इक्विलिब्रियम, जैसे अगर बोलूँ आपसे मैं N2 गैस + 3H2 गैस गिव्स 2NH3, यहाँ पे गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, उनका क्या फ़र्क पड़ेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने माना है कि एक होमोजेनियस रिएक्शन है जिसमें सबके सब क्या है, गैसेस फॉर्म में। तो अब के इक्विलिब्रियम देखो क्या हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम जो है वो हो जाएगा NH3, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 ऊपर चला गया, और नीचे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 ऊपर चले जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर आप लोगों को। तो कई बार देखो ऐसे बोलेंगे आपको कि ना के इक्विलिब्रियम सीधा गिवन नहीं होगा, कभी ऐसे बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन देखें अपन, देखिए अगर ऐसे बोला जाएगा, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, देन फाइंड के इक्विलिब्रियम। अब मुझे पता है, अब सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका, अब मुझे पता है के एफ के बी के बराबर दे रखा है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर बोल रखा है आपको, देखो ऐसे बोल रखा है आपको, मान लो कि के बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ जो है वो डबल है के बी के, ऐसे बोले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डबल देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डबल देन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन फाइंड के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम आपको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड, और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है 2KB है, और ये है KB, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है, बट कई बार क्वेश्चंस के अंदर के इक्विलिब्रियम सीधा ना दे के आपको ऐसे घुमा के इक्विलिब्रियम देगा, है ना, तो आपको वहाँ से भी के इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन लिखी थी अपन ने अभी के इक्विलिब्रियम की, इसी इक्वेशन को इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि एक्टिव मास के बारे में। देखो अब जो एक्टिव मास है ना, एक्टिव मास
एक्टिव मास सिंपल सी बात है, कुछ भी अलग नहीं है। एक्टिव मास जो कंसंट्रेशन होता है उसी को एक्टिव मास बोलते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, अर्लियर कंसंट्रेशन वाज कंसिडर्ड एज एक्टिव मास। ठीक है, तो वही एनसीईआरटी मतलब वही एक्टिव मास उसी को बोलेंगे। हालांकि इसमें और भी चीज़ बताते हैं कि जो रिएक्शन में पहले रिएक्ट होगा वो एक्टिव मास होगा, बट अपने को सिंपली समझना है कि जो कंसंट्रेशन है वही एक्टिव मास है। क्लियर बात सब लोगों को? ठीक है, देखो तो अपन क्या बोलेंगे, तो कंसंट्रेट और उसको डिनोट करेंगे अपन स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन हो गए। ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट देखो, एक्टिव मास को है ना प्रेशर के टर्म्स में भी अपन समझा सकते हैं। देखो कैसे, सपोज मैं बोलूँ आपको कि मुझे पता है पी वी इजिकल टू क्या है, एन आर टी है ना, फॉर आइडल गैसेस, है ना। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी हो जाएगा। और एन बाई वी क्या है, एन बाई वी तो कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब प्रेशर इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट और आर टी, और ये तो कंसंट्रेशन होता है बस। इसका मतलब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कुछ नहीं होता, अपन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लेते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे थे अपन डिवाइड में, कंसंट्रेशन ले रहे थे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वहाँ पे अपन प्रेशर भी ले सकते हैं कि दोनों क्या हैं, ये प्रोपोर्शनल है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक्टिव मास पे, कंसंट्रेशन पे। देखो फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन देखिए, आपसे वो पूछा गया है कैलकुलेट एक्टिव मास, है ना, और आपको दे रखा है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस इन 10 लीटर कंटेनर। तो इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और फटाफट से करके देखिए कि आपका आंसर आ रहा है, एक्टिव मास क्या आ रहा है। सॉल्यूशन देखो, अब नाइट्रोजन गैस है या फिर नाइट्रोजन भी लिखा हो इंडिविजुअली, तो इसका मतलब क्या है, वो N नहीं है, वो N2 है। नाइट्रोजन जो रहेगा वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा, अनलेस वो आपको एटॉमिक नाइट्रोजन ना बोले। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको N2 बोलेंगे। तो N2 का देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1/4 डिवाइड बाई 28, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा इसके अंदर, 10 आ जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/0.0 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5, और ये 0.5 में 2 0 तो 0.5, ये इतना आ जाएगा। क्लियर है? और यूनिट डाला तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मोल पर लीटर आ जाएगी इसकी। समझ में सब लोगों को यहाँ का मतलब क्या हुआ, देखो कि अपन एक्टिव मास को कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब अब केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी दो टाइप्स हो जाएंगे। एक बार तो जब अपन कंसंट्रेशन के टर्म्स में रहेंगे, एक बार जब अपन प्रेशर के टर्म्स में रहेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनना, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और के इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनो, देखो इसको। फर्स्ट होगा अपना के सी का यूज़ करेंगे व्हेन एक्टिव मास जो होगा इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। और सेकंड पढ़ेंगे अपन के पी, है ना। के पी क्या होगा कि जब अपन एक्टिव मास को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यूज़ करेंगे। समझना कैसे, ध्यान दो कैसे। सपोज मैंने एक रिएक्शन ली, हेबर्स प्रोसेस वाला रिएक्शन पे देता हूँ मैं, N2 + H2 गैस NH3, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये भी गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है। सिमिलरली यहाँ भी देखो N2 + 3H2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NH3। इसमें भी सब क्या है, गैस के अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं Kc में कंसंट्रेशन लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 कंसंट्रेशन जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो जाएगा पावर में, और नीचे क्या आएगा N2, और यहाँ पे क्या आएगा H2 की पावर 3।
सिमिलरली Kp लिखूँगा तो Kp क्या आ जाएगा, देखो Kp आ जाएगा NH3 की पावर 2 N2 और H2 की पावर 3। बट ये तो क्या है, ऐसे लिखता हूँ अगर तो कंसंट्रेशन Kc आ जाएगा, ये Kc बन गया। पर Kp में क्या होता है, Kp में आता है प्रेशर्स, तो Kp की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, Kp की वैल्यू आ जाएगी आपके पास NH3 तो देखो Kp कैसे लिखेंगे इसके अंदर, Kp जो होगा वो रखेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या आएगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, सही, इसकी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका Kp और Kc हुआ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है Kc जो है ना ये तो हर रिएक्शन के लिए वैलिड है, पर Kp जो है ना ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल उन्हीं रिएक्शन के लिए वैलिड है जिनके अंदर एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी या सारे गैसेस फॉर्म में होने चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे इसको, वैलिड ओनली फॉर दोज reaction in which at least one reactant or product in gaseous form, ये बात क्लियर है आपको। ये किसके लिए, Kp के लिए। Kp सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए वैलिड है जिसमें कम से कम एक जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी दोनों में से वो का क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। पर Kc का ऐसा कुछ नहीं है, Kc हर रिएक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने Kp Kc बताया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो आपको ये समझना है कि Kp और Kc की यूनिट क्या होती हैं, क्या यूनिट होती है, नहीं होती है, क्या यूनिट होती है Kp Kc की, वो होती है। देखो अब इसमें यार थोड़ा सा लोगों को थोड़ा डाउट चलता है कि Kp Kc की यूनिट होती क्या है। ये कुछ बुक्स में Kp की यूनिट देते हैं, कुछ बुक्स में Kp यूनिट नहीं देते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी डाउट आता है वहाँ पे अपन खोलते हैं NCERT, और NCERT में जो लिखा रहता है उसी को अपन सही मानते हैं, है ना। देखिए तो अपन अभी NCERT देखेंगे, देखो ध्यान दो। देखो अब NCERT में क्या लिखा है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है लिखा हुआ है ना। देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या है लिखा हुआ है, अगर आप ये पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा आपको कि Kp और Kc की यूनिट, Kp की यूनिट, Kc की यूनिट रहते हैं मोल पर लीटर में, और Kc की यूनिट में, Kc की यूनिट जो होती है Kp की यूनिट होती है ये बार में भी आ सकती है, और पास्कल में अगर हो प्रेशर तो पास्कल में आ जाएगी, किलो पास्कल में आ जाएगी, एटीएम में बार में। मतलब अगर ये मोल पर लीटर में होगा तो मोल पर लीटर में Kc यूनिट आ जाएगी, और अगर ये बार में रहेगा तो बार में आ जाएगी, एटीएम में रहेगा तो एटीएम में आ जाएगी, पास्कल में, किलो पास्कल में तो किलो पास्कल में आ जाएगी। मतलब इनकी यूनिट जो है इनके अकॉर्डिंग आ जाती है। परंतु देखो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो देखो ढंग से। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर अपन स्टैंडर्ड स्टेट लेके चलें, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट के रेस्पेक्ट में निकालें, तब ये यूनिटलेस हो जाता है। Kp और Kc जो होता है ये यूनिटलेस हो जाता है अगर अपन उनके स्टैंडर्ड स्टेट के रेस्पेक्ट में निकालें। फॉर एग्जांपल मान लो आपको 4 बार दे रखा है ना, आपको प्रेशर दे रखा है 4 बार। अब 4 बार को इसके रेस्पेक्ट 1 बार के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, 4 बार बाय 1 बार करेंगे तो बार से बार कट जाएगा, 4 आएगा सीधा। तो अब जब इस 4 को पुट करोगे Kp Kc के अंदर तो ये सब यूनिटलेस आएंगे, तो Kc भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस आ जाएगा। मतलब अब अगर एग्जाम में आपको Kp Kc यूनिटलेस दे रखा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिटलेस हो सकता है ना। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो NCERT का ये 7.6, इसमें देखा Kp यूनिट दे रखी है और Kp की वैल्यू जो दे रखी है 3 दे रखी है, और 3 बता रखी है यूनिटलेस है। समझ में आपको। तो जब अपन इसकी स्टैंडर्ड स्टेट के में निकालेंगे तब वो क्या आ जाएगा, यूनिटलेस आ जाएगा। और नहीं तो अगर आप नॉर्मल बोलोगे तो Kp Kc की यूनिट्स भी हो सकती हैं। क्लियर बात सब लोगों को। और स्टैंडर्ड, और इसमें तो लास्ट लाइन ये भी लिखी हुई है कि अगर अपन स्टैंडर्ड स्टेट में निकालेंगे, है ना, और अगर अपन स्टैंडर्ड से 1 बार की जगह कुछ और वैल्यू ले लूँगा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज भी हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दस इन दिस सिस्टम बोथ Kp एंड Kc आर डायमेंशनलेस,
quantity but have different numerical values due to different standard states. क्लियर आपको बात ये? ठीक है, अब देखो दूसरी बात, आपकी काम की बात, बस आपको ध्यान ये रखना है, ये केपी केसी जो होता है ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस भी हो सकता है ना? ठीक है, और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना आगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है ना, देखो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि केपी और केसी के अंदर रिलेशन क्या होता है, वो देखना है आपको, है ना? ठीक है, अब केपी केसी में रिलेशन पढ़ेंगे। देखो अब केपी और केसी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखना है। देखो केपी और केसी के अंदर अगर एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी अगर गैसियस फॉर्म में हो गया तो अपन केसी और केसीपी के एक्सप्रेशंस में सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कंसिडर नहीं करेंगे। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी, मान लो CaCO3 और ये है सॉलिड के अंदर, और इसने बनाया CaO प्लस CO2, ये है गैस के अंदर और ये है सॉलिड के अंदर। अब आपको बोला जाए इसका केसी लिखना है, तो क्या इसके लिए केसी वैलिड है? केसी तो हमेशा ही वैलिड है। क्या केपी वैलिड है? तो केपी में चेक करूंगा तो हाँ भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक जो सब्सटेंस है वो गैशियस फॉर्म में है, और गैशियस फॉर्म में इसका मतलब ये वैलिड है। ठीक है, तो केसी केपी दोनों वैलिड है। अब देखते हैं केसी लिखते कैसे हैं। तो केसी क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CaO और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। बट ऐसा नहीं होगा, अगर एक भी गैस में आ गया तो सॉलिड हो या लिक्विड हो उनको कंसीडर ही नहीं करते। पर कब नहीं करते? जब एक भी गैस में आता है। अब इसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ढंग से क्लियर होगा। इसी का केपी लिखता हूँ तो केपी क्या आएगा, तो केपी में भी सेम वही रूल है। तो केपी में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बस इन दोनों का नहीं आएगा, दोनों किस में आएगा, सॉलिड में हो गए, है ना? तो इसी बात को अपन इंपॉर्टेंट नोट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपी एंड केसी है। देखो ऐसे बोलेंगे, द प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ केसी या फिर केपी बिकॉज दे हैव कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इफ एनी, ध्यान दो, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैस। ध्यान दो, तो ये बात समझ में आएगी आपको कि अगर एक भी रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप लिख के दिखाओ मुझे केपी केसी, है ना? मैंने रिएक्शन बनाई, हाइपोथेटिकल रिएक्शन बनाई, 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D। इसको मैंने बोला लिक्विड, इसको मैंने बोला गैस, इसको मैंने बोला सॉलिड, इसको मैंने बोला गैस, है ना? तो केसी कैसे लिखोगे? तो केसी में क्या आएगा, केसी में रखेंगे पहले D। देखो सी तो अगर मैं चेक किया एक भी गैस है, तो हाँ एक भी गैस है। गैस है इसका मतलब कि ये सॉलिड वाले लिक्विड वाले कंसिडर नहीं करने। तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, ये आएगा नहीं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों में से सिर्फ B आएगा, तो क्या आएगा, B की पावर हो जाएगी 3। बिल्कुल ईजी आता, समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर देखो सिंपल टॉपिक है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है ना? नेक्स्ट आ गया अपने पास रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो कैसे करेंगे। सपोज, ध्यान देना, सपोज मैंने बोला कि केपी, मैंने एक रिएक्शन लिया आपसे, मान लो AA गिव्स BB। मैं मान रहा हूँ कि दोनों ही कौन से में है, गैसियस फॉर्म में है। गैस फॉर्म में है तो इसका केसी क्या है, केपी क्या आएगा, है ना? केपी आएगा इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b और पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर स्मॉल a। ठीक है, अब मुझे पता है PV इजिकल टू क्या होता है, nRT होता है ना? तो यहाँ से P क्या आता है, N/V RT और P आता है स्क्वायर ब्रैकेट RT।
है ना, कंसंट्रेशन इंटू आर टी। अगर इसको मैं कंसंट्रेशन में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, कि बी था यहाँ पे, और आ जाएगा आर टी, और इस पूरे की पावर आएगी बी। सिर्फ नीचे पी ए की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, और इस पूरे की पावर आ जाएगी ए, है ना। अगर आर टी अलग कर दूँ तो के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बी की पावर बी और ए की पावर ए, और आर टी की पावर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को। अब देखो क्या ये जो है बी की पावर बी, ए की पावर ए, यही तो के सी होता है। तो के पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स माइनस इसके नंबर ऑफ मोल, तो क्या होगा डेल्टा एन। पर डेल्टा एन के साथ डेल्टा एन जी भी लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। सिर्फ गैस के मोल्स ही माइनस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता कि यहाँ पे आपके पास सी और ये होता सॉलिड में, है ना। अगर सॉलिड में होता तो इस रिएक्शन में के पी लिखते तो के पी में सी आता ही नहीं, के सी में सी आता ही नहीं। तो इसके नंबर तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इक्वेशन सेम की सेम ही रहती है अभी। तो अभी भी बी माइनस ए, अभी भी क्या होता है, बी माइनस ए ही होता है अभी भी इसके अंदर। इसका मतलब सॉलिड के कंसिडर नहीं करना है, तो गैस का ही करना है। तो यहाँ पे आर टी की पावर डेल्टा एन नहीं होगा, डेल्टा एन जी होगा। जी मतलब सिर्फ गैस के मोल्स ही माइनस करने हैं आपको। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मल सी बात है इसके अंदर, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू, इफ डेल्टा एन जी होगा ज़ीरो, अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा तो किसी की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे के पी आएगा ना, तो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। समझ में आपको, फर्स्ट केस। सेकंड देखो, इफ़ डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन वन होगा, या फिर हाँ अगर डेल्टा एन जी जो होगा वहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ना, अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या है, देखो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी है। और एक से बड़ी का अगर पावर निकालते हैं अगर अपन कुछ भी, तो क्या होगा देखो, तो देखिए अगर इसमें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, के पी जो होगा ये इक्वल लिखा था, के पी इज ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। और अगर थर्ड, अगर डेल्टा एन जी अगर लेस देन ज़ीरो आ जाएगा तो के पी क्या हो जाएगा, लेस देन के सी हो जाएगा, है ना, के पी लेस देन के सी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी पर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं और कैसे करना है वो समझना है आपको। देखिए देखो, अब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको बताना है कि केपी और केसी का पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना है, फिर बताना है केपी और केसी में रिलेशन क्या है, दोनों बराबर हैं, केपी बड़ा है केसी बड़ा है, ये बताना है आपको ना। तो देखो पहले आप इसको पॉज कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको एक बार, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद देखो, सबसे पहले अपन करेंगे केपी, फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो केसी, तो क्या हो, केसी में कंसंट्रेशन अपन देखा सारे के सारे गैस हैं, इसका मतलब सबके सभी आएंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा एच आई की पावर 2 डिवाइड बाई H2 और इनटू क्या हो जाएगा, ये सीधा I2 हो जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को। अगर मैं लिखूँगा के, ये तो हो गया केप सी, अगर के पी लिखता हूँ तो के पी क्या आएगा, पार्शल प्रेशर ऑफ एच आई की पावर 2 और नीचे पार्शल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शल प्रेशर ऑफ I2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँगा रिलेशन निकालूंगा तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर, डेल्टा एन जी कितना है, 0 है, 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, के सी आ जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आप लोगों को फर्स्ट, है ना। सेकंड देखो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए के सी क्या लेंगे, के सी होगा आपके पास N2O4, दोनों गैस में दोनों यूज़ करें, N2O4 नीचे आएगा आपके पास NO2 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। और के पी लिखूँगा तो के पी भी सिमिलरली इसी पैटर्न में आएगा। देखो ये आएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो के पी क्या होगा, के पी इज इक्वल टू होगा के सी की पावर डेल्टा आर टी की पावर डेल्टा एन जी 1 माइनस 2, तो -1 आ जाएगा, है ना। और -1 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के पी छोटा हो जाएगा और के सी जो होगा ये बड़ा हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए आपके लिए। ठीक है। अब देखो, अब आप इस रिएक्शन के लिए अगर आप करोगे तो कैसे करोगे आप, देखो इसके लिए पहले के सी,
अब केसी तो कैसे करोगे, देखो आप देखो इसके अंदर ये दो सॉलिड आ गए, मैंने कहा था अगर एक भी गैस हो तो सॉलिड लिक्विड को कंसिडर नहीं करना है, तो नॉर्मली आप सिंपली क्या करोगे, इसके अंदर ये CO2 आ जाएगा बस, और Kp क्या आ जाएगा बस, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बाकी तो कंसिडर करने ही नहीं है आपको। और Kp इजिकल टू क्या होगा, Kc RT की पावर क्या हो जाएगा 1 डेल्टा Ng, है ना, ये -0, ये सॉलिड काउंट नहीं करने सिर्फ, है ना। तो अगर ये प्लस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Kp जो है ना वो बड़ा है Kc से। समझ में आया आपको बात। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन के लिए, तो Kc की वैल्यू क्या होगी, Kc की वैल्यू हो जाएगी H2O और डिवाइड बाई क्या होगा, H2O लिक्विड तो आएगा ही नहीं, कि एक वेपर आ गया, गैस की फॉर्म में आ गया। ऐसी Kp क्या हो, Kp भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा बस, है ना। और Kp इजिकल टू क्या हो, Kp इजिकल टू Kc RT की पावर 1, वापस सेम का सेम, और Kp क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा Kc से। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन तो क्या है, ये एक इस्ट्रीफिकेशन की रिएक्शन है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है ना, इसको बोलते हैं इस्ट्रीफिकेशन। समझ में आया आपको। इसमें जो एसिड होता है ये अपना OH देता है, और एल्कोहल होता है ये अपना H देता है। ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर इस्ट्रीफिकेशन में पढ़ाया जाएगा। अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो ये ईस्टर बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए Kc क्या आएगा, इसमें एक भी गैस नहीं है, तो ये लिक्विड वाले सारे ही आएंगे। देखो क्या आएगा आंसर, CH3 COO C2 H5 और H2O, और नीचे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास CH3 COOH और C2 H5 OH आ जाएगा। और Kp क्या आएगा बताओ, Kp क्या आएगा बताओ, Kp डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि Kp के लिए क्या कहा है मैंने कि Kp डिफाइंड होने से के लिए कम से कम एक जो आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में आना चाहिए। तो Kp तो डिफाइंड ही नहीं, तो Kp नॉट डिफाइंड, और अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो उसका क्या रिलेशन भी नहीं आएगा लास्ट, है ना। देखो अगर आपको ये रिएक्शन दे रखी है ऐसे ना, ये सॉलिड है, ये वेपर है और ये सॉलिड है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूँगा Kc, तो सॉलिड तो आएगा नहीं, सिर्फ वेपर वाला आएगा, तो H2O की पावर 5 आ जाएगा। ऐसी Kp भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5 आ जाएगा ना। और Kp इजिकल टू क्या आ जाएगा, Kp इजिकल टू Kc RT की पावर -5 आ जाएगा। और -5 अगर ये 0 से कम है, इसका मतलब क्या है कि Kp जो है वो छोटा है और Kc जो है वो बड़ा है। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला अपन ने पढ़ा था कि अगर एक भी गैस हो तो बाकी किसी को भी, बाकी सॉलिड और लिक्विड कंसिडर नहीं करना है ना। अब सेकंड देखिए, इसके अंदर मान लो कोई रिएक्शन है आपके पास, ये है ए से बी जा रही है, इसका Kc क्या होगा, इसका Kc होगा B/A। ठीक है, अब मान लो इस रिएक्शन को आपने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2A, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2B हो जाएगा। तो इसका Kc, नया Kc डैश क्या आ जाएगा, इसका B की पावर 2 और A की पावर 2 हो जाएगा इसके। समझ में आपको ये। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों रिलेशन है कि जो आपका Kc डैश है ना, और ये तो A/B, अगर इसको मैं सकता हूँ B/A, तो इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, पूरे की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा Kc की पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर के बाद, है ना। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है आपको कि जिस भी मल्टीपल सूटेबल मल्टीपल से मैं पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ वो Kc की पावर में चली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इस पूरे को अगर मैं जनरलाइज करूँ, अगर बोलता हूँ Na, कुछ भी वैल्यू हो, चाहे Na और ये Nb हो जाएगा, तो Kc डबल डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले Kc की पावर n आ जाएगा। चाहे यहाँ 51/21 होगा, 51/21, तो Kc की पावर 51/21, मतलब किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे वो सेम का सेम कहाँ चले जाएगा, उसकी पावर में चले जाएगा। तो ये बात समझ में आए आपको, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे इफ द रिएक्शन, है ना, ऐसे बोलेंगे इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर n, कोई भी फैक्टर n से होता है, देन Kc बिकम्स Kc की पावर n। ओके, यहाँ तो बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड पॉइंट क्या है, मान लो एक रिएक्शन है A से B, Kc इसके लिए दे रखा है आपको B/A दे रखा है आपको,
मान लो अभी इस रिएक्शन को आप रेसिप्रोकल रिवर्स करते हो। रिवर्स मतलब बी से ए उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे के सी डैश, इस बार के सी डैश क्या आएगा, ये आएगा ए बाई बी आएगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों सेम के सेम ही है, बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब कि अगर मैं रिएक्शन को उल्टा करता हूँ, रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ, तो के सी जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इस बात को कैसे लिखूंगा मैं, इसको ऐसे बोलेंगे अपन, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन Kc is रेसिप्रोकेटेड। दो बात समझ में आपको, पहली बात तो ये है कि रिएक्शन को किससे ही मल्टीप्लाई करूंगा वो चले जाएगा पावर के अंदर, और दूसरा है रिएक्शन को अगर मैं उल्टी करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड, देखो इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि अगर मैं किसी दो रिएक्शन को ऐड करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं किसी दो रिएक्शन को ऐड करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने बोला ए से गया बी और बी से गया सी, है ना। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए से गया सी, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा। तो आता यहाँ पे के सी क्या होगा, इसको बोलते हैं के सी डैश बोलता हूँ इसको, चलो मैं, है ना। के डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई ए, और के सी डबल डैश क्या हो जाएगा, सी बाई बी, है ना। और ये के सी जो इनको एडिशन के बाद थर्ड बना, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास सी बाई ए। तो चेक करो आप, जो के सी ट्रिपल डैश है, क्या ये के सी डैश मल्टीप्लाई के सी डबल डैश के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नीचे बी ऊपर बी कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, के सी डबल डैश आ जाएगा। इसका मतलब जब भी किसी दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इनका जो के सी डैश होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तीन बात ध्यान रखनी है, पहली बात किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के सी की पावर में चले जाएगा, दूसरी बात रिएक्शन को अगर रिवर्स करेंगे तो के सी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तीसरी बात कि दो रिएक्शन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो उनमें के सी क्या होंगे, वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखिए, अभी क्वेश्चन कीजिए, देखो इसमें क्या बोला है, देखो फर्स्ट बोला है आपको कि N2 प्लस, देखो पहले रिएक्शन दे रखी है इसलिए Kc क्या दे रखी है 10। अब बोला है कि इस रिएक्शन के लिए आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों में अंतर देखो, ये क्या है ना, ये वाली रिएक्शन जो है ये इस रिएक्शन का, ये ऊपर वाले रिएक्शन का जस्ट रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो मैंने कहा था Kc क्या होता है, रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा इसका। ठीक है, लास्ट देखो, देखो इसका केसी निकालना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है कि इस रिएक्शन को पहले उल्टा किया गया तो केसी क्या हो गया, 1/10 आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये किया गया, इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे n, जब यहाँ उल्टा किया गया तो यहाँ पे 2NH3 था, अब इस पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन के पावर में चले जाएगा हाफ। समय सब लोगों को जो 3 पॉइंट बताएं वो ध्यान रखने हैं, उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, जैसे अपन तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस किए थे, याद करो, है ना। देखो इसमें एक और बताता हूँ लास्ट बात आपको कि ना, रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम ही स्टेट में हों, जैसे यहाँ पे सभी गैस में, इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन कहली जाएगी। ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। इसमें क्या है, गैस भी सॉलिड भी, इसको हिट्रोजीनियस रिएक्शन कहेंगे। फिर यहाँ पे तो क्या है, ये वेपर्स भी है और लिक्विड भी है, तो हिट्रोजीनियस आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जैसे ये भी किया था अपन ने, है ना, इसमें देखो सभी लिक्विड में है, तो ये भी क्या है, ये भी होमोजीनियस लिक्विड रिएक्शन है ये। और यहाँ पे क्या है, सॉलिड भी है वेपर भी है, इसलिए ये हिट्रोजीनियस रिएक्शन है। इसका मतलब दो तरह के रिएक्शन है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमो में जब सभी सेम फेज में हो, हेट्रो में जब सॉलिड और लिक्विड अलग अलग फेज के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे किसी रिएक्शन का Kc लिखा जाए, कैसे किसी रिएक्शन का Kp लिखा जाए। तो इसमें अपन दो भागों में बांटेंगे इसको। केस 1 लेके चलेंगे जब आपको केस 1 लेके चलेंगे होमोजीनियस रिएक्शन, सेकंड लेके चलेंगे हिट्रोजीनियस रिएक्शन। बस आप होमो सीख लीजिए, बाकी सब सिंपल है, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और ये ध्यान समझना पड़ेगा कि Kp Kc कैसे लिखते हैं। अगर आपको एक बार लिखना आ गया तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, देखो अब ये आ गया केस 1। ये क्वेश्चंस करने के तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। देखो केस 1 अपना है होमोजीनियस रिएक्शन,
होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन मतलब सारे के सारे किस में रहेंगे, सेम फेज के अंदर रहेंगे, है ना। देखो तो अभी अब मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ आपको कि वापस से मैं हेबर्स प्रोसेस लेके चलता हूँ, तो ये हो जाता है अपने पास N2 और 3H2 और ये क्या बन जाएगा 2NH3। ये सभी गैसेज में है इसलिए इसको होमोजीनियस कहा गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से जो बोलूंगा ध्यान से बात सुनते रहना। जब भी क्वेश्चंस आए इक्विलिब्रियम के तो बिना सोचे समझे पहले T=0 लिखो, ऐसे पहले रिएक्शन लिखो कॉपी में, T=0 लिखो। अब मान लो इनके मोल्स गिवन होते हैं, बोलते ये 5 मोल है 10 मोल है, कुछ ही मोल गिवन रहेगा इनका, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसका A मोल गिवन है, इसका B मोल गिवन है, और स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो T इक्विलिब्रियम पे, अब मान लो इसमें से A में से x जाएगा तो B में से कितना जाएगा, क्वेश्चन है A में से x जाएगा तो B में से कितना जाएगा, B में से 3x जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये 2x बनेगा। ये तो पढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कि भाई ये अगर 1 मोल खर्च होगा तो ये 3 मोल खर्च होगा और ये 2 मोल बनेगा, तो ये x मोल खर्च होगा तो ये 3x मोल खर्च होगा और ये 2x मोल बनेगा। तो वही लिखा है मैंने, A में से x मोल खर्च हो गया और B में से 3x मोल खर्च हो गया और ये कितना बन गया, 2x मोल बन गया। ये समझ में आया बात आपको, है ना। तो अब अगर मैं Kc लिखूँ तो Kc इसको और इनको डिवाइड करने पे Kc नहीं आएगा, ये क्या है, मोल्स हैं। इससे पहले निकालना पड़ेगा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन तो कैसे निकालूंगा इसको मैं, A-x डिवाइड बाई V, B-3x मोल्स बाय वॉल्यूम, ये तो कंसंट्रेशन होता है, 2x बाई वॉल्यूम कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब देखो अब मैं Kc लिखूंगा इसका, तो Kc का क्या होता है, Kc कंसंट्रेट टर्म्स में होता है, तो ये हो जाएगा NH3 की पावर 2, नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा N2 और H2 की पावर आ जाएगा इसके अंदर, पावर 3 आ जाएगा। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखो क्या आएगा इसका फटाफट से आंसर, ये आ जाएगा आपका 2x की पावर 2x बाई वी की पावर 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास N2 होता है A-x की बाई वी और ये हो जाएगा B-3x बाई वी की पावर 3। समझ में आपको, मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया है। अब अगर मैं वॉल्यूम सारे अलग निकाल लूँगा, देखो क्या आएगा, Kc 2x होल स्क्वायर A-x B-3x की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर। ऐसे क्यों आएगा, देखो 2 वॉल्यूम नीचे है और 4 वॉल्यूम यहाँ पे, 4 वॉल्यूम ऊपर जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्लियर सब लोगों को। अब इसका शॉर्टकट दो कैसे करना है, शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट दो कैसा है Kc का, इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है। इस शॉर्टकट में क्या करते हैं, Kc लेते हैं अपन और नॉर्मल सिर्फ ये वाला पॉइंट लेंगे, कौन सा, मोल वाला, सीधा मोल वाला फॉर्म लिखेंगे। मोल तो क्या दिख रखा है, 2x की पावर 2 और A-x और B-3x की पावर 3, बस वॉल्यूम लिखेंगे ही नहीं। अब देखो वॉल्यूम कैसे लिखना है, ऊपर कितने टर्म्स है, 2, नीचे कितनी है, 4, तो कम कहाँ पे है, ऊपर कम है, कितनी कम है, 2 कम है। जितनी भी कम टर्म्स हो रहा है ऊपर उतने ही वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो नीचे कम टर्म्स होते तो नीचे मल्टीप्लाई करते, ऊपर कम टर्म्स है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते। देखो साथ साथ में एक एग्जांपल लेके चलते हो इसका, है ना। मान लो अपन ने लिखा, मान लो एक रिएक्शन दे रखी है आपको, 2A + 3B गिव्स 7C + 4D, है ना। इसका सबसे लिखेंगे T=0 पे मोल्स, इसके मान लो A मोल्स दे रखे, B मोल्स दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखा, तो T इक्विलिब्रियम पे कितना जाएगा, A-x B-x और ये हो जाएगा A-2x B-3x, ये आएगा 7x और ये आएगा 4x आएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सर Kc, तो Kc मैंने कहा सीधा मोल लिखो सीधा, तो मोल क्या हो जाएगा 7x की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7, 4x की पावर 4, नीचे आ जाएगा A-2x की पावर 2 और ये आ जाएगा B-3x की पावर 3, है ना। अब देखो ऊपर कितने टर्म्स है, ऊपर है 7 और 4 कितने हो गए अपने पास 11, ऊपर 11 टर्म्स हैं और नीचे कितने हैं 5 टर्म्स हैं। तो नीचे कम कितने हैं 11 और 5, नीचे कितने 6 कम हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम की पावर 6 आ जाएगा। इसको आप ऐसे सिंपल शॉर्टकट से कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग कट जाना है तो वापस से आपको सारा वॉल्यूम लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करो तब भी यही आएगा। क्या करना है, जहाँ पे टर्म्स कम होंगे बस वहाँ पे उतने ही वॉल्यूम लगा दो, जितने टर्म्स कम होंगे उतने ही वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो हुआ Kc निकालने की ट्रिक। अब करेंगे Kp।
अब देखो केपी क्या होता है बताओ। केपी में लिखते हैं अपन प्रेशर्स, और प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको डाल्टन्स लॉ याद है तो DLPP, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि कोई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होता है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू उसका जिस गैस का प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं अगर अपन, तो पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे, तो A माइनस एक्स तो मोल्स इसके हो गए, और डिवाइड बाई टोटल मोल्स इन सब का एडिशन कर दो, तो क्या आ जाएगा ये A प्लस बी माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा B माइनस 3x डिवाइड बाई A प्लस बी माइनस 2x, इसके मोल फ्रैक्शन आ गया। इसका निकालो मोल फ्रैक्शन, 2x डिवाइड बाई A प्लस बी माइनस 2x आ गया। तो तीनों का क्या आ गए, मोल फ्रैक्शंस आ गए। पर अभी भी पार्शियल प्रेशर नहीं आया। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मुझे इसको P से टोटल प्रेशर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, PP लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया देखो इसका, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल। यहाँ का बी माइनस 3x डिवाइड बाई A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल। यहाँ तक कैसे आएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x डिवाइड बाई A प्लस बी एक्स माइनस 2x, ये हो गया मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास आ गए पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब देखो पार्शियल प्रेशर आ गए अपने पास, अब निकालना है केपी। तो केपी तो क्या होता है, केपी होता है NH3 का पार्शियल प्रेशर, NH3 का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। तो NH3 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल, और की पूरी पावर कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2, नीचे आ जाएगा N2 क्या दे रखा है, A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स माइनस 2x इंटू पी टोटल, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा B माइनस 3x डिवाइड बाई A प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल, की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस समझ में आया, इन सबको मैंने यहाँ पुट कर दिया। वापस समझो एक बार, जो यहाँ पे लिखा था ना इसका को यहाँ पुट कर दिया, इसकी पावर 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने तो क्या आएगा, फिर से मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इसका KP अपॉन सिंपल पहले मोल लिख लो, यहाँ पे जो मोल लिखा है ना यहाँ पे वही मोल लिख लो, A माइनस एक्स और B माइनस 3x। अब शॉर्टकट देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जहाँ पे आपने KC के अंदर वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया है, अब मुझे पता है वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा इन्वर्सली रहता है। बॉयस लॉ बोलते हैं ना वॉल्यूम प्रेशर इन्वर्सली है, वैसे याद कर लो। अगर जहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया है और जितना वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया है उसके इन्वर्सली उतना ही प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो। और जहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन्वर्सली हैं, तो उसके अपोजिट में उतने ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो, A प्लस बी माइनस 2x की पावर 2। बस खत्म, ये आ गया आपका KP। देखो KP KC का एक एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको शॉर्टकट बताया कैसे करना है। आपको KP लिखना है तो पहले सिंपल सेकंड स्टेप के हिसाब से मोल लिख लो, और फिर जहाँ पे KC में वॉल्यूम आया था उसके अपोजिट में उतने ही प्रेशर, उसके अपोजिट में उतने ही क्या आ जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल करा रहा था, इसी एग्जाम्पल में वापस से देखते हैं अपन। ये तो KC हो गया, अब KP लिखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, KP कैसे लिखना है इसके अंदर, 7x की पावर 7, 4x की पावर 4, जो पहले नंबर ऑफ मोल्स थे ये इससे लिख दो पहले सीधा स्ट्रेट फटाफट से, A माइनस 2x की पावर 2 और B माइनस 3x की पावर 3। अब मैंने कहा जो जहाँ पे वॉल्यूम है उसके अपोजिट में लिख दो टोटल नंबर ऑफ टोटल प्रेशर, तो P टोटल, जितने वॉल्यूम 6 है तो प्रेशर भी कितना आएगा 6 आएगा, और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस निकला हुआ देखो, A माइनस 2x, फिर क्या लिखा है B माइनस 3x, फिर लिखा है 7x प्लस 4x। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, A प्लस B, और ये यहाँ पे कितने हो गए 5 हो गया, और ये 2 हो गया प्लस 6x आ गया है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इसी को मैं यहाँ लिख दूंगा A प्लस B प्लस 6s, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ तक बात क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। अब आपको देखो नेक्स्ट, अगर आपको KP कैसे लिखने आ गए हैं
तो मैं आपको एक दो रिएक्शंस लिख के दूंगा, उसका केपी और केसी लिखिए। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अपन उसका नेक्स्ट लेक्चर में उसका केपी और केसी को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बताऊंगा ना। तो केपी केसी लिखने आना चाहिए आपको। देखो अब क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको खुद को, तब आप केपी के समझ में आएगा। ये SO2 सब अभी अपन होमोजेनस पढ़ रहे हैं, SO2 प्लस O2 ये दे रहा है आपको 2SO3। इसका आपको KP और KC दोनों निकालने हैं। फर्स्ट सेकंड निकालना है 2NO2 N2O4। जैसे मैंने निकाले KP KC AB और X की टर्म्स में ना, A और B माना था, इसको भी आप AB मान लेना, इसको A ही मान लेना सिर्फ ना। थर्ड मैंने मान लिया, मैंने लिया आपको PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। इन तीनों कर लोगे तो आपको KP KC लिखना आ जाएगा। इन तीनों का KP फाइंड करना है और KC फाइंड करना है। जैसे मैंने फाइंड किया है इनके टर्म्स में करना है। देखो आपको जो बताया, वापस बता दूँ, छोटी सी बात आई मैंने आपको कि अगर KP KC हो तो KC में बस आपको मोल्स लिखो और फिर जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो, वहाँ पे उतने वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। और जब KP लिखोगे तो जहाँ पे आपने KC के अंदर वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया था ना, उसके अपोजिट में टोटल, उसके अपोजिट में यहाँ पे 6 किया, उसके अपोजिट में प्रेशर कर दो, और जहाँ प्रेशर करोगे उसके अपोजिट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स था, उसका एडिशन होता है। अब इस पे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर उसको करने से पहले आप ये तीनों क्वेश्चंस कर रहे हो, इसको KP KC लिखो, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आगे वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है उसका। थैंक यू, यहाँ तक पढ़िए, इसके बाद अपन आपको लेक्चर 3 में मिलेगा सारा।